हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ये तीनों एंटरप्राइज अभी तक हम लोगों ने जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे, उसी में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें आप प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस को देखेंगे। ओके, सो व्हाट वी मेंट बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। सबसे पहले तो ये जो सेक्टर है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स दैट कि यहाँ पर स्टेट मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करती है। इनका अपना इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है और इसलिए हम इनको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। इनका प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव, विदाउट स्टेट पार्टिसिपेशन होता है और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है। इसकी वजह से ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाते हैं। इस सेक्टर में बिजनेस जो है, सोसाइटी का कोई मेंबर उसको ओन करता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है इंडिविजुअली भी परफॉर्म की जा सकती हैं एंड कलेक्टिवली भी परफॉर्म की जा सकती हैं। सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को और अच्छे से समझने के लिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, दैट मीन्स जो कि हमने बिज़नेस में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही रूल है कि प्रॉफिट होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट यू कैन नॉट स्टैंड इन मार्केट, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ व्हाट, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। देन स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। यहाँ पर स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इनके एस्टेब्लिशमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। देन प्राइवेट ओनरशिप रहेगा। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या है कि ये वन या फिर उससे ज़्यादा, वन और मोर बिजनेसमैन इसको, प्राइवेट बिजनेसमैन जो है इसको हैंडल करते हैं और जो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल है वो ये बिजनेसमैन ही कंट्रीब्यूट करते हैं। देन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि किसी भी तरह की स्टेट का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। दैट मीन्स आपका जो मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। आपका प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्राइज पूरा का पूरा उन्हीं बिजनेसमैन के हाथों में रहता है जो लोग इस एंटरप्राइज को चला रहे हैं। ओनर्स ही मैनेज करेंगे अपने एंटरप्राइज को, और या फिर उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है वो लोग करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा बाय द गवर्नमेंट इन इंटरनल मैनेजमेंट। सो दैट इज़ व्हाट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने बिज़नेस के फॉर्म्स पढ़े। तो जो बिज़नेस आपने जब हमने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पढ़े हैं ना, वही प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के फॉर्म हैं। फॉर एग्जांपल क्या मतलब, वही हैं। पहले तो सोल ट्रेड, दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर जो बिज़नेस एंटरप्राइज है वो एक इंडिविजुअल ओन करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास में लिमिटेड मीन्स होंगे, लिमिटेड एबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि वो एक अकेला बंदा है ना। उसका जो बिज़नेस का स्केल होगा वो छोटा होगा, क्योंकि जो अगर एक ही इंसान को बिज़नेस चलाना है तो वो उसकी स्किल्स जो हैं बहुत लिमिटेड हो जाएंगी, और अगर वो बड़े स्केल पर करना चाहेगा तो वो एक आदमी नहीं चला पाएगा, उसके लिए उनको लोग ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, यहाँ पर बिज़नेस का जो स्केल है वो छोटा होता है। द ओनर कैन इंगेज मेंबर्स और इस फैमिली और हायर वर्कर्स फॉर द बिज़नेस। ऐसा वो कर सकता है, मतलब अपने, चाहे वो अपने परिवार को उसमें इंगेज कर ले या फिर किसी और वर्कर को इंगेज कर ले, एम्प्लॉय कर दे, तो वो चलता है। ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये सारे के सारे प्रॉफिट्स भी अकेले ही एंजॉय करेंगे, और अगर लॉस होगा तो वो भी अकेले ही सफ़र करेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जैसा हमने पहले देखा है कि ये एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट है जो कि लीगल बिजनेस को कैरी करते हैं। लीगल मीन्स जो किसी भी तरह से इलीगल ना हो, मतलब स्मगलिंग वगैरह का बिज़नेस ना कर रहे हों, आप लीगल काम कर रहे हैं। इस तरह के बिज़नेस को जब दो या दो से ज़्यादा लोग कैरी करते हैं तो वो पार्टनरशिप वाला फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट मोटिव रहेगा, और यहाँ पर चाहे तो एक काम कर रहा हो सबके बिहाफ पर, या फिर सभी काम कर रहे हों एक के बिहाफ पर, एक ही बात है। और यहाँ पे कम से कम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए, और एट द मोस्ट
10 इन बैंकिंग कंपनीज हो सकते हैं और 20 जो है दूसरे उसमें हो सकते हैं। देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वाला भी हमने पढ़ा है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या बोलता है कि बिजनेस इज ओन्ड बाय द फैमिली एंड मैनेज्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। पूरी एक फैमिली है जो एक बिज़नेस को चला रही है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आ जाता है, और जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा इस फैमिली का वो उस बिज़नेस को मैनेज करता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, है ना। तो हिंदू फैमिली बिजनेस जो है फैमिली का जो हेड है वो ही चलाएंगे, और अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ये बिज़नेस रन करेगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस उसके एंसेस्टर्स को या उसके इनहेरिटेंट्स को पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 10 या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं विद म्यूचुअल कोऑपरेशन, ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, है ना। और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप, मतलब जितने लोगों ने मिलकर ये सोसाइटी बनाई है वो उनके वेलफेयर के लिए ये सोसाइटी बनती है। प्रॉफिट मोटिव इधर नहीं होता है, सर्विस मोटिव होता है। बट ये जो सर्विस होती है ना, ये जो सर्विस है ये उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, है ना। इट इज़ नॉट फॉर सोसाइटी एट लार्ज, ये उन लोगों के लिए है जो इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं। देन इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने देखा था, आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ क्रिएट करता है, जिसकी लाइफ परमानेंट होती है। कैपिटल फिक्स होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन ट्रांसफरेबल शेयर, और इसकी कॉमन सील होगी जो एज अ साइन यूज़ की जाती है। फिर मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अलग अलग होते हैं यहाँ पे, मतलब कंपनी अलग है, उसका मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इट इज़ ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स और मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या नाम से कंपनी को ओन करते हैं, और इनको मैनेज कौन करता है, वो पर्सन जिनको शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है, जो कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स की यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, दैट मीन्स जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनकी लाइबिलिटी उसी कंट्रीब्यूशन जितनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। जितना भी अनपेड अमाउंट उनकी तरफ से होगा उतनी ही लाइबिलिटी उनकी रहेगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या बोलता है, एंटरप्राइज जो कि ओन्ड की जाती है, मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है बाय द पब्लिक, सॉरी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जिस एंटरप्राइज को ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाता है। जैसे द मेन कैरेक्टर्स, जैसे हम बात करते हैं रेलवेज़ है, और अपना क्या नाम है इसका, हम ISBT जो ये सरकारी बसेस वगैरह चलती है, ये भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ही आ जाते हैं। जो वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो सरकार चलाती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या बोलता है कि जो कैपिटल है, पब्लिक एंटरप्राइज का जो कैपिटल है ये सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ पब्लिक मनी। कैपिटल जो है पब्लिक एंटरप्राइज का, ये कहाँ से आता है, जो पब्लिक से जो पैसा आता है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो पैसा आता है एज अ पब्लिक मनी, वो यहाँ पर एज अ कैपिटल रहता है। देयरफॉर इट इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, है ना। इनको अपने सारे के सारे जवाब कहाँ देने पड़ेंगे, पार्लियामेंट में। अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो इनके सारे जवाब दिए जाएंगे पार्लियामेंट में। बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी हैं जो इन पब्लिक सेक्टर के काम को स्क्रूटिनाइज करती हैं, मतलब टाइम टू टाइम चेक करती रहती हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल यहाँ रहेगा, दूसरा हमारा वही कैरेक्टरिस्टिक है कि गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज लाइज विद द पार्लियामेंट, क्योंकि हमको उनको, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो पार्लियामेंट की तरफ है, उनको वहाँ जाके जवाब देना है। इसलिए अल्टीमेट कंट्रोल यहाँ पे पार्लियामेंट का रहेगा। जो कुछ भी क्योंकि पास होना है वो पार्लियामेंट से ही पास होना है।
Then service motive है, it is not profit motive. Private sector enterprise was the profit motive, but ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो सर्विस मोटिव है. यूजुअली जो मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका यही है कि पब्लिक को सर्विस रेंडर करनी है, दैट्स वाई इट इज़ सर्विस मोटिव एंटरप्राइज. देन स्टेट ओनरशिप यहाँ पे रहेगी. पब्लिक एंटरप्राइज जो है गवर्नमेंट ओन करेगी. अगर कहीं किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में परमिशन है कैपिटल को इन्वेस्ट करने की, मोर देन 50% कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, अगर परमिशन रहती है उनके पास तो. क्या बोल रहे हैं, सबसे इसको फिर से समझते हैं. स्टेट ओनरशिप क्या बोल रहा है कि पब्लिक एंटरप्राइज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये गवर्नमेंट ओन करती है. इवन वेयर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट कैपिटल, अगर कहीं पे प्राइवेट वालों को भी हम इसमें परमिशन देते हैं कि आप किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मोर देन 50% भी कर सकते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है. ओके, देन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के. सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब हमें सोसाइटी को वो वाली कमोडिटीज़ देनी है जो आसानी से मिलती नहीं है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल कमोडिटी ऑफ लाइफ इन सफिशिएंट क्वांटिटी एट चीपर रेट्स. जो उनके असेंशियल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करवानी है और सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोवाइड करानी है चीपर रेट पर, चीपर सस्ती से सस्ते दामों पर हमें करानी है. जैसे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये असेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने का काम करती हैं. मदर डेयरी है, डेली मिल्क है, यहाँ पर वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस सप्लाई है, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. फिर बेसिक इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि किसी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, है ना, बेसिक इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन पर काफ़ी पैसा खर्चा होता है ना, और इसमें रिस्क भी काफ़ी रहता है. इसलिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इसमें इन्वेस्ट करने से बहुत हिचकिचाते हैं कि अगर पैसा फंस गया तो पैसा फंस जाएगा, फिर उनका वापस नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है हेल्प करती है. ओके, तो प्राइवेट एंटरप्राइज जो है इसमें हेजिटेट करेगी इन एस्टेब्लिशिंग बेसिक इंडस्ट्री. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि आयरन स्टील वाली है, लोकोमोटिव्स वाली है, एरोक्राफ्ट वाली है, शिपिंग बिल्डिंग वाली है, इसमें फिर गवर्नमेंट पब्लिक, ये सब फिर सारे के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज़ PSU में आ जाते हैं. नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उन जगहों पर रहती हैं जहाँ पर उनको सफिशिएंट फैसिलिटीज़ मिल पाएँ, जो भी फैसिलिटीज़ उनको ऑन द टिप्स चाहिए वो उनको वहाँ पे मिल पाए, है ना. इट लेट्स टू हैज़ार्ड एंड अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. मतलब आप पहले से ही बड़े सिटी में हो तो वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, तो उसी में अगर वो रहेंगे तो वो उसी को डेवलप करते रहेंगे. लेकिन जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की बात करते हैं तो ये जो रीजनल एरिया होते हैं वहाँ पर ये अपना लेकर आते हैं ताकि उन लोगों को भी वहाँ पे फ़ायदा मिले और इकोनॉमिक मोटिव कंट्री का वो भी सब फुलफ़िल हो. देन सोशल मोटिव है यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि सर्विस मोटिव है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन दीज एंटरप्राइज. इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का सोशल वेलफेयर हो जाता है, लोगों की नीड्स पूरी हो जाती है चीपर रेट्स पर, और सोशल मोटिव यहाँ पर एंटरप्राइज का पूरा हो जाता है. देन पॉलिटिकल मोटिव, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ये ट्राई करती हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज जो है इस्टेब्लिश हो पाए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में. मतलब जो नेता जहाँ से है, जो मिनिस्टर जहाँ से है, वो यही ट्राई करेंगे कि भैया उनका जो रीजन है ना वहाँ पर हम कुछ कर पाएँ. तो इस तरह से ये पॉलिटिकल मोटिव भी यहाँ पर आ जाता है. फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में रिडक्शन होता है. कैसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अंडर प्राइवेट ओनरशिप कंपनी जो है एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते, उनको खर्चा ज़्यादा लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए. तो अगर कंपनी को नेशनलाइज मतलब PSU में डाल दिया जाए तो यहाँ पर कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर और बाकी की जो चीज़ें लगती हैं वो हम लार्ज स्केल पर बढ़ा सकते हैं. और अगर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे
तो ये सी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। जो प्राइवेट ओनर्स हैं इन लोग के पास में ह्यूज रिसोर्सेज नहीं होते, गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज अच्छे खासे होते हैं। तो जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होती है ना, उनके पास में क्या नाम से, उनके पास में अच्छे खासे रिसोर्सेज होने के कारण वो अपना बिजनेस लार्ज स्केल पर चला सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो इसमें तीन तरह के फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन है पब्लिक कोऑपरेशन जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, ये इट वर्क्स एज द मिनिस्ट्री और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह काम करेगी, जैसे हम बोलते हैं ना रेल मिनिस्ट्री और ये सब इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये सारी की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट में आ जाती है। द बजट ऑफ दिस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। हर मिनिस्टर अपना अपना बजट करेगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपना अपना बजट देंगी। और इंडियन रेलवेज़ है, जैसे पोस्ट है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, तो इसके फीचर्स क्या हैं किसके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। इनको जो है काम करना पड़ता है अंडर देयर डिपार्टमेंटल हेड, अपने जो भी उनका डिपार्टमेंटल हेड होगा दैट इज़ द मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, है ना, उनके अंडर में इनको काम करना रहता है। गवर्नमेंट ट्रेजरी, इसका सेकंड फीचर है गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब यहाँ पर जो फंड्स अरेंज होंगे इन डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग के लिए, जो भी फंड्स अरेंज होंगे वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएगा। उसका बजट जो है पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा, जो कि पार्लियामेंट इस बजट को पास करेगा। देन स्टाफ जो है यहाँ पे सिविल सर्विस वाला आता है, इनका स्टाफ जो है वो सिविल सर्विसेज वाला रहेगा। इनके एम्प्लॉयज़ जो है यूपीएससी से सिलेक्ट किए जाते हैं या फिर एसएससी से सिलेक्ट किए जाते हैं। दे मे हैव देयर ओन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स, इनके अपने खुद के भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे सर्विस कमीशन का है। ओके, देन फुल गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा यहाँ पे। जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी तरह से कंट्रोल एंड ओन किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। फिर मीटिंग गवर्नमेंट नीड्स, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की जितनी भी ज़रूरतें हैं टू सर्विस द सोसाइटी, ये उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं कौन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट, अगर हम एडवांटेजेस के बारे में देखें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल है सबसे पहला कि ये सर्विस मोटिव है, ये सोसाइटी को सर्व करते हैं, मतलब यहाँ ये इनका फॉर्मेशन ही इसके लिए हुआ है कि सोसाइटी का भला कर पाएँ, इनकी यही प्रायोरिटी रहती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, कि नेशनल इम्पोर्टेंस होता है इसका। एक्टिविटीज़ जिसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिलती है वो इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से परफॉर्म करी जाती हैं, जैसे पानी है, बिजली है ना, और ये रेल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। तो ये सारे के सारे जो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही चलाते हैं। सीक्रेसी, ये जो थर्ड एडवांटेज है सीक्रेसी, क्या बोलता है ये कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सीक्रेसी मेंटेन करने में बहुत केपेबल होती है, क्योंकि ये सारा का सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, इनकी इन्फॉर्मेशन आसानी से बाहर नहीं निकलती है। देन इधर पे प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये जो एंटरप्राइज़ है ये क्वालिफाइड गवर्नमेंट स्टाफ इसको मैनेज कर रहा है, उनका जो काम है वो बहुत सिस्टमेटिकली होता है और बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड होता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, कि ये लीस्ट प्रॉफिट अर्निंग वेंचर है, सबसे कम प्रॉफिट यहाँ पे होता है क्योंकि मोटिव सर्विस देने का है, दैट्स वाई। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ही ओन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है और ये सर्विस मोटिव के साथ फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर एक्सीलेंट प्रॉफिट अर्निंग वेंचर तो ये नहीं है, को इतना ही हो पाता है जितना ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा का नहीं हो पाता। देन रेड टेपिज्म, मतलब एम्प्लॉय जो है बीटन ट्रैक फॉलो करते हैं, दैट मीन्स वो पुराने ढर्रे पे चले जा रहे हैं कि ऐसा है, उसमें चेंजेस आने में काफ़ी टाइम लगते हैं। दे डू नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द वर्क, क्योंकि उनको मालूम है कि काम हो ना हो उनका इंटरेस्ट कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं पर है, वो केयरलेस हो जाते हैं बहुत समय पर क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है। ऑफिसर्स जो हैं अपने स्टेटस और रिस्पेक्ट को लेके काफ़ी वरी करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो
कहीं ना कहीं केयरलेस हो जाते हैं अपने काम को लेके। देन लैक ऑफ कॉम्पिटेंट वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं आर नॉट मच एफिशिएंट इन बिजनेस अफेयर्स, उनको बिजनेस करना नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो सफिशिएंट है, बट ये जो है एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रमोशन टू द हायर रैंक इज़ बेस्ड अपॉन सीनियरिटी, ये जैसे हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, जो जैसा काम करता है उसको उसके हिसाब से प्रमोशंस मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होता है कि भैया अगर आप सीनियर हो तो हम आपको पहले प्रमोट करेंगे, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। दैन पॉलिटिकल ईवल्स, मतलब अगर जो सरकार अभी है चल रही है ना, तो वो लोग उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या फिर किसी भी पीएसयू के लिए उसमें कुछ भी हो रहा होगा तो वो उसके अगेंस्ट में जाके कुछ ना कुछ कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल ईवल्स क्या बोलता है कि हर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो पॉलिटिकल मोटिव का होता है, और ये जो है मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो मिनिस्टर्स को अपनी पार्टी का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है साथ में, और अपोजिशन उसके अगेंस्ट में भी जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एन डिसएडवांटेज। ओके, फिर लैक ऑफ कंपटीशन है यहाँ पे, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोनोपोली रहता है। जैसे रेलवेज़ है, रेलवेज़ और कौन चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, सिर्फ भारत सरकार चला रही है, तो प्राइवेट नहीं है वो, तो यहाँ पर उसकी मोनोपोली है। ओके ना, तो लैक ऑफ कंपटीशन रहेगा जिसकी वजह से वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन की, विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये क्या कह रहा है कि पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म की जाती है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा फॉर्म की जाती है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो गवर्नमेंट से सेपरेट होता है, इसका एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट से सेपरेट होता है। दिस इज़ वाई ये कॉरपोरेशंस ऑटोनॉमस बॉडी कहलाती हैं। Though these corporations are independent in financial matters, even then they remain under the control of government. भले ही इनके फाइनेंशियल मैटर्स ये लोग खुद ही निपटा रहे हैं, लेकिन तब भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रोल इनके ऊपर रहता है। मॉरिसन ने बोला है कि पब्लिक कॉरपोरेशन जो है कॉम्बिनेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन कॉम्बिनेशन है पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट का फॉर पब्लिक एंड। तो अगर हम देखें तो पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है, तो पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जिसको कंट्रोल तो गवर्नमेंट करती है, बट इनके जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसको लेने के लिए ये लोग इंडिपेंडेंट है, ये अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकते हैं, बट इनको कंट्रोल गवर्नमेंट ही करेगी। ओके, तो पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ही क्रिएट करता है ना। नेक्स्ट है इसकी सेपरेट एंटिटी है, मतलब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट से सेपरेट है। ये जो कॉरपोरेशन है इनके पास राइट होता है कि ये थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं और थर्ड पार्टी इनको भी सू कर सकती है, ऐसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं था, है ना। फिर थर्ड क्या बोल रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, भले ही ये ऑटोनॉमस नेचर की है लेकिन इनको भी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। देन एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए फ्री रहते हैं, ये अपने खुद के सर्विस रूल्स एंड कंडीशंस लगा सकते हैं। देन इसके बाद फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट बजटिंग, बजट रूल्स इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, जैसा हमने पहले भी देखा कि उन्होंने क्या बोला है कि फाइनेंशियली डिसाइड करने के लिए ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, इनको गवर्नमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना बजट बनाने के लिए भी ये अपने खुद के रूल्स लगा सकते हैं, है ना। और बजट रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू देम जस्ट एज एप्लीकेबल इन मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे एप्लीकेबल हो रहे थे बजट रूल्स, वो यहाँ नहीं एप्लीकेबल होंगे, उनका जो बजट है वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का किया जाता है। दैन मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो कॉरपोरेशन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनीज में होता है।
एवैल्यूएशन अगर हम देखें तो एडवांटेज क्या है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का, वो ये है कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री रहती है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है तो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती है, उनको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना रहता है लेकिन वो डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं आएगा। देन सर्विस मोटिव होता है, ये एक एडवांटेज है। देन ये लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, अपने खुद के डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्लान्स बना सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि ये जो कॉरपोरेशंस होते हैं इनका मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट होता है क्योंकि ये कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जो कि प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में। देन इसके बाद इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाती है कि फाइनेंशियली ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, इनको अपने खुद के फाइनेंसेस अरेंज करने रहते हैं, खुद से करते हैं। देन डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पर भी रेड टेपिज्म है क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक कॉरपोरेशन जो है, ये भी रेड टेपिज्म की दिक्कत यहाँ पर भी है। दैट मीन्स कि केयरलेस तरीके से काम हो रहा है कि भैया हम तो गवर्नमेंट कंपनी में हैं तो इसमें हैं तो काम करे हो ना हो सैलरी आपकी आती रहेगी, तो थोड़ा सा जो केयरलेसनेस होती है वो यहाँ पर आ जाता है। देन डिफ़िकल्टी इन चेंज ऑफ लेजिस्लेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन जो है ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आते हैं, तो यहाँ पर जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने लेजिस्लेचर्स में चेंजेस लेकर आए, इफेक्टिव चेंज लेकर आए। दैन इनसफिशिएंट मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट इनको मैनेज कर रही है ना, तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं लाइक द एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो भी इनसफिशिएंट ही हो जाते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट देख तो सभी रही है कि आप कर क्या रहे हो, तो पूरी तरह से तो इंडिपेंडेंट नहीं है। देन डेंजर ऑफ मोनोपोली, पब्लिक कॉरपोरेशन जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एंजॉय करती है, उनका जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है वो पब्लिक सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली का खतरा रहता है हमेशा। देन इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी क्या कह रही है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है हुज एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसी गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो दोनों गवर्नमेंट्स ने मिलके लिया हो। अगर गवर्नमेंट के पास में किसी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा के शेयर्स रहते हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ओके, शेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, वो लोग जॉइंटली भी होल्ड कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी होल्ड कर सकते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही रजिस्टर्ड होती है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या है कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन दोनों ही प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। ये एक तरह से क्या है, हम लोगों ने प्राइवेट, लोकल एंड फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए एक रास्ता खोल दिया कि भैया आप भी आएँ, क्योंकि कंपनी है तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है उस कंपनी में। तो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इसको रजिस्टर्ड किया और इसका रीज़न हम ये लोग क्या बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म करने का रीज़न ये रहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक कॉरपोरेशन इज सिंपली टू लीव द डोर ओपन फॉर प्राइवेट, लोकल एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन द कैपिटल, वो लोग भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के, जैसे कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ITI, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल हैं। MPPMCL जो कि मध्य प्रदेश पावर कंपनी लिमिटेड है, ये सब भी उसी के एग्जांपल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गवर्नमेंट कंपनी के, सबसे पहला फॉर्मेशन, इसको प्राइवेट कंपनी की तरह ही फॉर्म किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है ना, अंडर द कंपनीज एक्ट बाय द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इसको फॉर्म करेगा। देन इसकी जो लीगल एंटिटी है वो सेपरेट रहेगी, गवर्नमेंट कंपनी हैव देयर ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कैपिटल, यहाँ पे क्या रहेगा कि 51% या उससे ज़्यादा का पेड अप कैपिटल हमको गवर्नमेंट से मिलेगा।
और जो रेस्ट ऑफ द कैपिटल है वो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। देन मैनेजमेंट यहाँ का जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहेंगे? इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कोई दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह काम कर सकते हैं, जो कि मैनेज करेंगे। देन ऑटोनॉमी, ये अपना फ्रीडम इन्जॉय करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता यहाँ पे, ज़्यादा होता है बट इतना ज़्यादा नहीं होता, इवन दो मेजॉरिटी ऑफ इट्स कैपिटल इज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं रहता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम गवर्नमेंट कंपनी का, तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये बिजनेस पॉलिसीज से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कंपनी जो है आर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहती है, तो ये अपने खुद के मतलब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकती है जो कि उनको सूटेबल लगती है। दे आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस, अपना ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है और उनके इंटरफेरेंस से भी ये थोड़ा फ्री रहते हैं। एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट इनको मिल जाता है क्योंकि हम प्राइवेट इवन फॉरेन पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं कैपिटल में, और आप एक्सपर्ट मैनेजर्स को भी अपॉइंट कर सकते हो, टेक्नीशियंस को भी अपॉइंट कर सकते हो, तो यहाँ पर हमको इसका बेनिफिट मिलता है। एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैसे कि गवर्नमेंट के अलावा हम दूसरे लोगों से भी फाइनेंस ले सकते हैं, प्राइवेट सोर्सेज भी हैं हमारे पास फाइनेंस लेने के लिए, तो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें यहाँ मिल जाता है। देन डबली बेनिफिट मतलब क्या कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट जो हैं वो एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट देख सकता है ना। जितने भी प्राइवेट लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में, वो एक तरह से एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देंगे, और गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो सफिशिएंट रिसोर्सेज हमको उससे सप्लाई हो जाएंगे, तो हम लोग मैनेजमेंट भी ढंग से कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज़, एंड हम लोग के पास में सप्लाई की भी कमी नहीं है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। तो डिविडेंड जो यहाँ पर ऑब्टेन किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, वो यूज़ किया जाएगा फॉर द सोशल वेलफेयर। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, इट इज़ विनिंग सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट, इट इज़ विनिंग सिचुएशन फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड इट इज़ विनिंग सिचुएशन फॉर सोसाइटी इटसेल्फ। ओके, नाउ डीमेरिट्स क्या बोल रहे हैं कि अनड्यू गवर्नमेंट इंटरवेंशन होते हैं। अनड्यू गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब जो गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ में इंटरवेन करती है, एंड इट इज़ रिड्यूस टू पब्लिक एंटरप्राइज हैविंग सोशल वेलफेयर एंड सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कब कर सकती है? जब इन्वेस्टमेंट के चॉइस हो, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हो, लोकेशन चॉइस हो, प्राइसिंग पॉलिसी हो, पर्सनल मोटिवेशन हो, यहाँ पर आके गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लगता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है डेप्यूटेशन पर होते हैं, कल यहाँ परसों वहाँ, इस तरह से वो लोग को उनकी जो पोस्टिंग रहती है वो ट्रांसफरेबल रहती है, तो अपॉइंटमेंट जो है कुछ समय के एक फिक्स्ड पीरियड के बाद फिर से चेंज हो जाता है, और जैसे ही उनका टर्म ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है, फिर उसको फिर समझना पड़ता है सब कुछ कि क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। नो प्रोफेशनल मैनेजर, गवर्नमेंट कंपनी जो है जनरली जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को ही अपॉइंट करती है, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं आते हैं, इसकी वजह से कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।